गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम हिमेश शान है। मेरा गोल है यूपीएससी 2027 एंड मेरा ऑप्शनल है एंथ्रोपोलॉजी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस सीरीज। तो हमने लास्ट टाइम छोड़ा था ये बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एवोल्यूशन के डिफरेंसेस को समझा के। मैंने आपको समझाया था कैसे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हमेशा एक यूनिलिनियर पाथवे में होता है, मतलब केवल पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आता है या प्रेजेंट से फ्यूचर की तरफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन होता है। कल्चरल एवोल्यूशन क्या हो सकता है? कल्चरल एवोल्यूशन किधर भी हो सकता है। कल्चरल एवोल्यूशन एक सोसाइटी से दूसरी सोसाइटी में भी ट्रांसफर हो सकता है। कल्चरल एवोल्यूशन पेरेंट जनरेशन से ऑफस्प्रिंग जनरेशन में ट्रांसफर होता है। कल्चर ऑफस्प्रिंग जनरेशन से पेरेंट जनरेशन में ट्रांसफर हो सकता है, मतलब इट कैन इवन गो बैक, जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कभी नहीं करेगा। अब इसको और से समझना है तो मेरी आखिरी वीडियो देखिए। अब अब हम लोग देखते हैं कि कल्चरल फैक्टर एवोल्यूशन में क्या था। तो इनिशियली दो चीजें थी हमारे पास, टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज। तो अब जैसे कि अगर आप में से कोई पेट ओनर है तो आप लोग एक चीज देखते होंगे कि आपके जो एनिमल्स हैं दे आर नॉट, इट्स नॉट लाइक दे कांट कम्युनिकेट। वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो आपसे बातचीत कर सकते हैं, राइट? आप भी उनसे बातचीत करते हो किसी तरीके से, है ना? आप उसको आपको पता होता है कि कैसे उसको बुलाना है ना? कैसे उसको कैसे कन्वे करना है, आप समझने लग जाते हो उसकी छोटी चीज है, राइट? तो वो भी तो एक तरह से कम्युनिकेशन है ना। तो बट वो कम्युनिकेशन काफी लिमिटेड है, इट इज बेस्ड ऑन देयर रिएक्शन, राइट? उनका फेस कैसा है, व्हाट दे आर डूइंग, राइट? हम लोग को इंटरप्रेट करना पड़ता है, इट इज इम्प्लाइड, इट्स नॉट एक्सप्लिसिट। बट जब भाषा आ जाती है, जैसे कि हम, जैसे मैं आप लोगों से बोल बोल के बात कर रहा हूँ, तो ये कैसे बात कर रहा हूँ मैं, जो हमने जो भाषा डेवलप की है एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, उसी चीज को मैं यूज कर रहा हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, राइट? तो भाषा का एवोल्यूशन एक बहुत बड़ी चीज है। इससे अब हम लोग केवल अपने इंटेंशंस को इम्प्लाई नहीं कर सकते, हम लोग एक्सप्लिसिटली बता भी सकते हैं अपने इंटेंशंस को, राइट? एंड लैंग्वेज के आने के बाद ही राइटिंग का एवोल्यूशन होगा, तो उसके बाद ही रिटन हिस्ट्री आई, राइट? उसके बाद ही हमारी प्रॉपर हिस्ट्री जहां से हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो आई। तो देखो, पहले क्या थे, इंसान एक गैदरर था, राइट? जब पहले पहले इंसान आर्बोरियल्स थे, जमीन पे आया, तब उस समय वो गैदरर था, वो आसपास जाता होगा, उसको पता है कि भाई किस पेड़ में कौन से फल मिलते हैं, तो वो फल वल तोड़ के आता है, क्योंकि वही उसका इनहेरिटेंस था। उसके पहले उसके सारे एंसेस्टर्स पेड़ पे रखे थे, है ना? फिर उसने ईओलिथ्स यूज करने लगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था ईओलिथ्स क्या होते हैं। ईओलिथ्स क्या होते हैं? अनइंटेंशनल टूल्स होते हैं, मतलब कि ऐसे कोई शार्प से पत्थर आपको पड़ा हुआ मिल गया, तो उसका वो पत्थर बना तो इस रीज़न के लिए नहीं था कि भई आप उसको यूज़ करोगे किसी काम के लिए, है ना? वो तो बस एक कोइंसिडेंस था कि भई वो पत्थर इसी तरीके से टूट गया कि उसका एक एज शार्प है तो आपके वो काम आ गया। तो दैट इज़ एन ईओलिथ, इट इज़ नॉट एन इंटेंशनल टूल। बट फिर बट ईओलिथ का क्या होता है, क्या वो इंटेंशनल टूल नहीं है तो ज़रूरी नहीं है, एक बार तो ठीक है वो बहुत शार्प मिल गया, दूसरी बार तो शार्प नहीं मिले काश कहीं, है ना? तो इसीलिए उस समय ह्यूमन्स केवल मोस्टली स्मॉल गेम हंटिंग करते थे, मतलब कि छोटे-छोटे एनिमल्स, रैबिट्स, छोटे-छोटे एनिमल्स को हंट करते थे और फिर उन्हीं को एक दिन में खाते थे और फिर अगले दिन आपको रिपीट, राइट? अगले दिन कुछ नहीं मिलता, एक दिन भूखा रहना पड़ जाता था या फिर आपको कुछ और खा के रहना पड़ता था, अगर आप स्मार्ट इनफ हो कि आपने रिजर्व मेंटेन कर रखे हैं। अब क्या पता वो रिजर्व मेंटेन करते होंगे, नहीं करते होंगे, बट इफ दे सर्वाइव्ड इन दोज़ डेज़, दे डेफिनिटली डिड रिजर्व। फिर क्या हुआ कि अब जब जैसे-जैसे पहले तो क्या था कि फैमिली का कॉन्सेप्ट भी काइंड ऑफ नहीं था, बट फिर भी वो लोग प्रोबब्ली ग्रुप्स में रहते हैं, क्योंकि ग्रुप्स में रहना इज़ मच मोर सेफर, राइट? तो अब ग्रुप को फीड करना इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग। एक छोटे से घर को ही फीड करने में कितना फूड आ जाता है, राइट? तो सोचो, एक छोटे से ग्रुप ही मान लो, इवन ग्रुप में आप 30-40 मेंबर्स ही मान लो, तो कितना फीड करने में फूड लग जाएगा, राइट? तो अभी स्मॉल गेम हंटर से काम नहीं चल रहा था, उनको उनको चाहिए थे बड़े-बड़े। तो फिर वो लोग क्या करने लगे, इंटेंशनल टूल बनाने लगे। और उन इंटेंशनल टूल्स, मतलब कि अब वो जो पत्थर था, वो शार्प पत्थर था, उसको उन्होंने मार-मार के, चिप कर करके शार्प किया है, राइट? तब वो इंटेंशनल टूल बन गए। तो अब दे कैन हैव इवन मोर स्पेसिफिक, जैसे कि उनको बो एंड एरो बनाना है, तो उनके वो टिप पे क्या करेंगे, एक छोटे से पत्थर को शार्पन कर देंगे टॉप से और फिर उसको रस्सी से बांध देंगे, तो बो एंड एरो बन गया, वो छोटा सा पत्थर उसका टिप बन गया, राइट? अगर आपको उसको एक्स बनाना है, तो एक ऐसे बड़ा सा पत्थर लो, उसको ऐसे आधा तोड़ दो, तो ऐसे उसको ऐसे 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 चिप कर दो उसको, तो अगर उसका शार्प ऐसे टूट गया तो एक्स बन गया आपके लिए। वो चॉपिंग में भी काम आ सकता है, आपको जो काम करना है, राइट? तो अब वो क्या बन गए, उनको हम लोग बोलते हैं क्लैक्टोनियन टूल्स, मतलब जो इंटेंशनली पत्थर को तोड़-तोड़ के जो हम लोग टूल्स बनाते हैं, उनको वो क्लैक्टोनियन टूल्स बोलते हैं। और जो अनइंटेंशनल टूल जो हम लोग को नेचुरली एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं यूलिट्स, है ना? अब जब क्लैक्टोनियन टूल्स, मतलब हम लोग अपने हाथ से अपने टूल्स बनाने लगे, तो बिग गेम हंटिंग अचानक से बिकेम मच मोर एक्सेसिबल, राइट? अब आदमी के पास उसके
हिसाब से उसको जैसा चाहिए उस टाइप का उसके पास बर्तन है। तो अब इट बिकम्स मच मोर कंफर्टेबल, राइट? मच मोर कंफर्टेबल। नाउ दे फील मच मोर, दे कैन कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर अपनी-अपनी स्ट्रेंथ से। जो लोग पावरफुल है तो वो लोग क्या यूज़ करेंगे? वो लोग सामने जाएँगे, दे विल यूज़ स्पीयर्स और दे विल यूज़ सम सॉर्ट ऑफ नाइफ्स टू अटैक द प्रे, राइट? और जो लोग के लाइक हैंड में स्ट्रेंथ ज़्यादा है एंड दे आर वेरी प्रिसाइज़, तो वो लोग क्या करेंगे? पीछे से बो एंड एरो यूज़ करेंगे। दे विल ट्राई टू किल द प्रे विथ बो एंड एरोज़। राइट? तो अब इन दोनों के साथ में कोऑर्डिनेशन के कारण बिग गेम हंटिंग बिकेम ईजियर, राइट? तो अब बिग गेम हंटिंग हो गई, तो अब बट बिग गेम हंटिंग में इशू ये होता है कि ये जो बड़े-बड़े एनिमल्स होते हैं, ये एक बार में बहुत लंबा-लंबा वॉक कर लेते हैं। तो अब आपको कभी-कभी किसी एक बाइसन के ग्रुप को, या अगर आप उस समय मैमथ्स, राइट? ह्यूमन्स यूज्ड टू हंट मैमथ्स, राइट? निएंडरथैल्स भी यूज्ड टू हंट मैमथ्स, राइट? मैमथ्स। तो मैमथ्स को अगर हंट करना है तो यू हैव टू वॉक लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस। तो बिग गेम हंटिंग के लिए माइग्रेशन भी शुरू हो गया, क्योंकि अब आपको एक जगह से दूसरी जगह वॉक करते जाना पड़ रहा है। आपको वहां अच्छी जगह मिल गई, तो आपने क्या किया? अपने कुछ फ्रेंड्स लोग को लेके वहां से ले गए उधर रहने के लिए। तो अब आप माइग्रेट कर गए, अब आप दो अलग पर्सन बन गए। जो पहले आप एक ही कम्युनिटी के पार्ट थे, अब आप दो डिफरेंट कम्युनिटीज के पार्ट बन गए, राइट? और अब बिग गेम हंटिंग के लिए जो मेल मेंबर्स थे सोसाइटी के, दे यूज्ड टू गो फार अवे। तो अब जब इतना दूर दूर मेल लोगों को जाना पड़ रहा है हंटिंग करने के लिए, तो किसी को तो घर पे रहना पड़ेगा, है ना? अब घर पे कौन रह जाएगी? वुमेन रह जाएँगी घर पे। अब ना, अब देखो इसका रीज़न है, देयर इज़ अ रीज़न देयर। रीज़न क्या है कि वुमेन हैव द मोर, लेट्स जस्ट से द मोर हार्डर पार्ट इन द रिप्रोडक्टिव साइकिल। लाइक अ, अगर मैन एंड वुमेन सेक्स करते हैं, राइट? तो वुमेन विल गेट प्रेग्नेंट, है ना? उसको 9 महीने बच्चा अपने पेट में रखना पड़ेगा, 9 महीने बाद उसको बर्थ देना पड़ेगा, उसके बाद उसको उसको बच्चे को लाइक ब्रेस्ट फीड करना पड़ेगा और उसको बड़ा करना पड़ेगा, राइट? शी हैज़ द बिगर रिप्रोडक्टिव um, रोल, राइट? रिप्रोडक्टिव रोल कहा जाता है। तो दैट बिकम्स वन ऑफ द मेन रीजंस कि व्हाई वुमेन यूजुअली घरों पे रहती हैं और मेन यूजुअली बाहर जाते हैं, है ना? तो अब पास्ट में देयर वाज़ नो अदर चॉइस, राइट? अब एक प्रेग्नेंट वुमन कांट वॉक दैट फार, जितना एक आदमी जाएगा जाके हंट करने के लिए, राइट? तो उसको घर पे ही रहना पड़ेगा। तो घर पे रहेगी तो अब क्या हो गया? डिवीजन ऑफ लेबर शुरू हो गया, है ना? कि अब जो मैन है वो बाहर जाके हंट करके एनिमल्स को लेके आ रहे हैं, वुमेन घर पे बैठ के लाइक घर का ख्याल रख रही हैं या बेबीज का ख्याल रख रही हैं, वैसे। फिर क्या हो गया कि अब क्या हो गया कि जो वुमेन थी, उनको वो आस-पास गैदरिंग भी करने लगी। अब लाइक कभी-कभी मेन लोगों को 2 या 3 दिन लग जाते थे वापस अपना हंट करके वापस आने में। तो अब 2 या 3 दिन क्या करेगी वुमेन? तो क्या करने लगी, वो अपने आस-पास के एरिया में घूमने लगी, देखने लगी कि आस-पास क्या-क्या है। तो आस-पास उनको कई जगहों पे बेरीज़ मिल गए, उनको कई जगहों पे वाइल्ड राइस मिल गया, वाइल्ड व्हीट मिल गया, वो कुछ फ्रूट्स मिल गए उनको कुछ। तो वो क्या करती थी, उन फ्रूट्स को लेके वापस आ जाती थी। अब जब उन फ्रूट्स को लेके वापस आती थी, तो क्या करती थी, उन फ्रूट्स को खाया और सीड्स को ऐसे ही वहीं आस-पास कहीं फेंक दिया, राइट? जैसे हम लोग आजकल करते हैं। तो फिर क्या होता था, कुछ सीड्स अब आस-पास के एरिया से ही आपको वो फ्रूट्स मिले हैं, तो उस जगह का एनवायरनमेंट ऑब्वियसली उन फ्रूट्स को उगाने के लिए या उन वेजिटेबल्स या जो भी आपको मिला है उसको उगाने के लिए है कंडीशन्ड है पहले से ही। तो अब वहाँ पर आप सीड्स फेंकोगे तो वहाँ पर प्लांट्स उग जाएँगे। तो अब अचानक से ज़मीन के दिमाग में चमका कि अच्छा, अगर ये जो फल-वल जो हमको मिलता है, इसको हम लोग खा जाएँ और इसके अगर जो बीच में जो ये कड़क सा पत्थर जैसा चीज़ मिलता है, इसको अगर हम लोग ज़मीन में गाड़ दें, तो उससे प्लांट उग जाएगा। तो ये एकदम एक नई चीज़ थी, उनका एकदम दिमाग खुल गया। तो अब वुमेन क्या करने लगी, कई बार ऐसा होता था कि ये मेन गए हुए हैं बिग गेम हंटिंग के लिए, बट फॉर सम रीज़न हंट नहीं हो पाया। हंट हो गया तो फिर फॉर सम रीज़न वो लोग उसको रिकवर नहीं कर पाए, उसको लेके नहीं आ पाए। तो फिर थोड़ा भूख वाली हालत हो जाती थी, दे हैड टू स्टार्ट स्मॉल गेम हंटिंग अगेन, है ना? या उनको अपने इमरजेंसी रिजर्व्स को एक्सेस करना पड़ता था। एंड यूजुअली इस टाइम पे जो इनका फूड था वो मीट बेस्ड था, है ना? इट वाज़ लेस फ्रूट बेस्ड, राइट? इट वाज़ मोस्टली मीट बेस्ड। अब उस समय दे डिडंट नो अबाउट क्यूरिंग मीट। जैसे आजकल अगर आप देखोगे मीट को अगर आपको बहुत लंबे समय तक स्टोर करना होता है तो दे क्यूर इट, राइट? दे ड्राई द मीट, पे सॉल्ट लगाते हैं तो वाटर निकल जाता है। सो इट बिकम्स मच मोर ईजियर टू स्टोर, बट उसके बाद भी उसको काफी केयरफुल एक प्रॉपर टेम्परेचर पे स्टोर करना पड़ता है, अदरवाइज इट विल जस्ट गो बैड एंड इट विल बिकम रैंसिड, यू वोंट बी एबल टू ईट इट। तो बट उस समय तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो अब आप मीट को ज़्यादा समय रख भी नहीं सकते हो अपने पास में। उसमें तो फ्रिज-विज भी नहीं थे कि भाई आप फ्रिज में रख दोगे फिर भी कुछ समय तक टिक जाएगा।
वो भी नहीं था। तो इस चक्कर में बड़ा डेंजरस रहता है, दे वर ऑलवेज जस्ट 1 और 2 स्टेप्स बिहाइंड स्टार्वेशन। और कई जो बहुत अनलकी ग्रुप्स होंगे, दे मस्ट हैव आल्सो स्टार्व्ड, राइट? ऐसा भी हुआ होगा 100%। तो विमेन ने सोचा कि अगर हम लोग ये फल को हम लोग यहीं पर अपने ही गार्डन में गाड़ देंगे, उससे नए-नए फल उग जाएँगे, तो ऐसा क्यों नहीं करते हम लोग? करना चाहिए हम लोग को। तो वो लोग क्या करने लगे, वो लोग अपने घरों के आस-पास जो उनको जो भी फल, सब्ज़ी जो भी उनको मिलते हैं, उनके बीजों को वो लोग डालने लगे। तो उससे क्या हुआ, अब उनके यहाँ पर एक गार्डन उग गया। अब उस गार्डन के अंदर अब टमाटर बहुत सारे उग गए, है ना? उसके अंदर फल खूब सारे आ गए, जो-जो फल आपने डाले वहाँ पर, है ना? वो सब आ गए और अचानक से वो सब आपके घर के सामने ही उग रहे हैं। तो अब क्या है, वो आपके पास एक सरप्लस में है। अब आप पूरा एक पेड़ भर केला तो नहीं खा लोगे, है ना? आप थोड़ा ही केला खाओगे, तो बाकी केला क्या करने लगे, वो एक सरप्लस क्रिएट हो गया। और जैसे ही सरप्लस क्रिएट हुआ, वैसे ही पावर डायनामिक्स आ गए। क्योंकि जो भी सरप्लस अब क्रिएट करता है, उससे पहले क्या है, सब बराबर थे। जब किसी के पास कुछ नहीं है, वो सब बराबर है। बट जैसे ही किसी के पास कुछ भी आ गया, वो पावर हायरार्की में एक लेवल ऊपर हो गया। इसीलिए जिस जो भी सरप्लस कंट्रोल करता है, वही सोसाइटी को कंट्रोल करता है। आज भी देखो, रिच, राइट? रिच हैज़ द रिसोर्सेस, दे हैव व्हाट द सोसाइटी प्रोवाइड्स, राइट? उनके पास पैसा है, राइट? दैट इज़ व्हाई वो लोग टॉप पे रहते हैं, है ना? अब जो नॉलेज एंड टेक्निक डेवलप्ड बाय मैन थे कल्चरल एवोल्यूशन के, वो दो एस्पेक्ट्स में थे। टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुई ऑब्वियसली, है ना? ह्यूमन कल्चर डेवलप्ड अलोंग विद डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टूल्स मेकिंग टेक्नोलॉजी। लाइक इनिशियली ह्यूमन सोसाइटी वर लिमिटेड टू गैदरिंग ऑफ फूड रिसोर्सेज, है ना? पहले आप लोग सिर्फ फूड रिसोर्सेज ही गैदर कर सकते थे, बट जब वो लोग हंटिंग करने लगे स्मॉल एनिमल को, यूलेट टूल्स यूज किए, उसके बाद उन्होंने इंटेंशनल टूल्स, सेक्टोरियल टूल्स यूज कर लिए बड़े बड़े एनिमल्स को हंट करने के लिए। बिग गेम हंटिंग होने लगा, उसके कारण टूल डेवलपमेंट होने लगा और धीरे धीरे आज जो हम लोग टूल्स यूज करते हैं वो डेवलप हो गए। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, राइट? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लैंग्वेज इज मीडियम ऑफ एफिशिएंट कम्युनिकेशन व्हिच आल्सो पेव्ड द वे फॉर कल्चरल डेवलपमेंट विद टाइम इन डिफरेंट सोसाइटी। Evolution of language was not only related to cultural development but also biological development। समझ रहे हो ना? एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज केवल एक कल्चर डेवलपमेंट नहीं था कि कल्चर डेवलप हो रहा है इसलिए हमने बोलना शुरू कर दिया, नहीं, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट भी था। कैसे? हम लोग क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि हमारे गले के अंदर लाइक लैरिंक्स होता है, राइट? जिससे एयर जाती है, वो ऐसे ओपन बंद होता है डिपेंडिंग ऑन हमको किस तरह की वॉइस निकालनी होती है। तो हमारा एक इतना सोफिस्टिकेटेड ऑर्गन इवॉल्व हुआ, तभी तो हम लोग आज जैसे बोल पा रहे हैं वैसे हम बोल पा रहे हैं, राइट? तो लैंग्वेज बोलना जो है इज नॉट जस्ट अ कल्चरल एवोल्यूशन, इट इज आल्सो अ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। इफेक्ट ऑफ कल्चरल फैक्टर ऑन बायोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब कल्चरल फैक्टर्स का बायोलॉजिकल डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट होता है? अब खुद सोचो, मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी इसके बारे में बता रखा है। जैसे कि बायोलॉजिकल डेवलपमेंट को कल्चरल फैक्टर से क्या फर्क पड़ेगा? अब भाई आपका कल्चर कैसे क्रिएट होता है? आपका कल्चर क्रिएट होता है डिपेंडिंग ऑन आप किस एनवायरनमेंट में रहते हो, है ना? अगर आप एक बहुत ठंडे इलाके में रहते हो, तो आपका कल्चर में क्या होगा कि यू विल ड्रिंक वार्म वार्म थिंग्स मोर, राइट? आपके फूड के अंदर फैट एंड मीट का कंटेंट ज़्यादा रहेगा। आप कार्ब्स को ज़्यादा खाओगे, क्यों? क्योंकि कार्ब्स गिव यू इंस्टेंट शुगर जो आपको सर्वाइव करने के लिए कोल्ड में ज़रूरी ज़रूरी होता है। आपको हीट मिलती है, आपको एनर्जी बॉडी प्रोड्यूस करता है, जो आपको ज़िंदा रहने में हेल्प करता है। यू विल वेयर वार्म क्लोथ्स, आपके मोटे-मोटे कपड़े पहनोगे आप अगर आप ठंडे इलाके में रहोगे। तो एनवायरनमेंट से आपका कल्चर इवॉल्व करता है और अब कल्चर के हिसाब से आपका बायोलॉजी इवॉल्व करता है। राइट? जैसे कि भाई व्हाई आर यूरोपियन पीपल सो व्हाइट इन कलर? क्यों? बिकॉज़ वहाँ दे आर मोस्टली इन दैट, जो पूरा यूरोप का जो मोस्ट मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, एक्सेप्ट फॉर स्पेन एंड इटली एंड लिटिल बिट ऑफ ग्रीस, राइट? इट्स मोस्टली इन द like upper temperate region, right? Bordering the Arctic line. तो उस रीजन में तो वहां पर क्या होता है, दे रिसीव लेस सनलाइट, दे हैव उनके जो विंटर्स होते हैं वो बहुत लंबे होते हैं। तो इस चक्कर में क्या हुआ कि उनके स्किन को उतना ज्यादा सनलाइट से बचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इस चक्कर में देयर स्किन हैज वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ मेलानिन, और मेलानिन उनकी स्किन में नहीं होता है, इसीलिए उनके स्किन का रंग व्हाइट होता है। जबकि लुक एट अफ्रीका, राइट? अफ्रीका में देखो, लाइक द पीपल आर वेरी डार्क इन कलर, राइट? उनके ब्लैक कलर होता है उनका काफी स्किन का। क्यों?
क्योंकि जिस इलाके में वो रहते हैं वहाँ वो है इक्वेटर के आसपास का इलाका, राइट? इक्वेटर थोड़ा ऊपर वाला इलाका, द मोस्ट हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, वन ऑफ द, राइट? वहाँ सहारा डेजर्ट आता है, वहाँ पर पानी की कमी है, वहाँ पर सनलाइट बहुत है, बहुत ज़्यादा सनलाइट है। तो अब सनलाइट, यस, हमारे जो ओज़ोन लेयर होता है दैट डज़ प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज़ ऑफ सन, बट उसके बाद भी काफ़ी सारी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रेज़ आती हैं हमारे अर्थ के सरफेस पे, एंड मेलानिन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है उस एक्स्ट्रा रे, जो हार्मफुल रेज होती है ना, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, उससे ह्यूमन बॉडी को। इसीलिए अफ्रीका में टू प्रोटेक्ट द बॉडी, प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम द सन के जो हार्मफुल रेज है, इसीलिए दे हैव मच मोर मेलानिन कंटेंट इन देयर स्किन, इसीलिए उनका स्किन कलर डार्क है। तो उनका जो एनवायरनमेंट था उसने उनके बायोलॉजिकल डेवलपमेंट को अ, आगे बढ़ाया, है ना? Technique developed by man through culture evolution influence their biological evolution taken by human, है ना? तो टेक्निक जो मैन डेवलप करता है, जैसे कि एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, चलो। जब- हम्म, अब देखो, टूल्स। पहले आदमी क्वाड्रूपेडल था, ठीक है? पहले आदमी चार पैर पे चलने वाला था, क्योंकि आगे वाले दो पैरों का चलने के अलावा कोई काम नहीं था। बट धीरे-धीरे जब आदमी टेरेस्ट्रियल बन गया, जब उसका ब्रेन का साइज़ इंक्रीज़ होने लगा और जब वो इवन इसको यूज़ करने लगा हंटिंग-वंटिंग करने के लिए, तब क्या हुआ, उसका दिमाग चलने लगा कि अच्छा भई देखो, उसका एक तो जब वो स्मॉल गेम हंटिंग भी करने लगा तो उसके फूड में मीट का कंटेंट डिक्रीज़ हो गया। अचानक से उसके फूड में न्यूट्रिशन आ गया काफ़ी सारा, जो एसेंशियल न्यूट्रिशन उसको चाहिए। उससे क्या हुआ, उसका ब्रेन का साइज़ इंक्रीज़ होने लगा। एट द सेम टाइम वो टूल्स यूज़ करता था, तो टूल्स यूज़ करने के कारण उसने अपने आगे के 2 हाथों को अलग तरीके से मूव करना शुरू कर दिया। इस चक्कर में उसके आगे के 2 हाथ इंस्टेड ऑफ वॉकिंग दे बिकेम हाइली सोफिस्टिकेटेड टूल्स, जिससे वो दूसरे टूल्स को यूज़ कर सकता है, राइट? तो क्योंकि इंसान ने टूल यूज़ करना डेवलप किया, इसीलिए इंसान बाइपेडल बन गया। देखो कैसे एक कल्चर इवॉल्व हुआ, उससे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन पे फर्क पड़ गया। Though the change in culture have brought a change in gene pool of the human species. Example, as humans started big game hunting, he has to move to large distances. है ना? उनको दूर दूर जाना पड़ता था. That was not possible with quadrupedalism, so humans started bipedalism. ये थोड़ा गलत है. Right? यहाँ पर देखो मिसअंडरस्टैंडिंग, मेरे को उसको पहले ही ठीक कर देना चाहिए था, बट अभी मैं आपको समझा देता हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता है. Quadrupedalism is actually way more energy efficient than bipedalism. क्योंकि अगर बाइपेडलिज्म ज्यादा एफिशिएंट है लार्ज डिस्टेंस में ट्रैवल करने के लिए, तो मोस्ट ऑफ द स्पीशीज जो अर्थ पे होनी चाहिए उनको बाइपेडल होना चाहिए, बट व्हाई आर दे क्वाड्रूपेडल? इवन जो स्पीशीज बहुत दूर दूर वॉक करती है वो भी क्वाड्रूपेडल होती हैं, क्योंकि क्वाड्रूपेडल इज मच मोर एनर्जी एफिशिएंट देन बीइंग बाइपेडल। बट इंसान का क्या था कि एवोल्यूशन एवोल्यूशन डज नॉट ऑलवेज चूज द बेस्ट ऑप्शन फॉर वन थिंग, इट चूजेस द बेस्ट ऑप्शन फॉर एवरीथिंग। समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जब एवोल्यूशन होता है, तो एवोल्यूशन के पास जब इंसान के लिए एवोल्यूशन चूज करता था कि भाई हमको इनको क्वाड्रूपेडल रखना चाहिए या बाइपेडल रखना चाहिए, तो व्हाई डिड बाकी एनिमल्स के लिए तो एवोल्यूशन ने क्वाड्रूपेडलिज्म ही चूज किया, क्वाड्रपेडलिज्म ही चूज किया, इंसान के लिए बाइपेडलिज्म क्यों चूज किया? क्योंकि इंसान ने जब टूल्स को इस्तेमाल करने लग गया, तो द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो था कि जो क्वाड्रूपेडलिज्म से बाइपेडल हमको जो होने में जो एक्स्ट्रा एनर्जी अब हम लोग को उतना ट्रैवल करने में जो लग रहा है, दैट वाज ऑफसेट बाय द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग द टू फ्रंट हैंड्स फ्री, जिसके लिए हम टूल्स बना सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं, हंटिंग कर सकते हैं, एंड लाइक आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इज आवर हैंड्स, राइट? Bipedalism and linea aspera found in the femur bone, right? Femur bone is the थाई बोन, जो सबसे बड़ा बोन होता है। तो आप कभी अपने थाई बोन की फोटो देखोगे तो आपको थाई बोन के पीछे में एक ऐसे ऐसे एक लाइन दिखेगी, राइट? उसको लिनिया एस्पेरा कहते हैं। तो जब इंसान क्वाड्रूपेडल से बाइपेडल हुआ, तब वो लाइन बन गई, इसीलिए वो लाइन आज भी एग्जिस्ट करती है। इट इज अ वेस्टेज ऑफ द पास्ट। इसको स्टडी करके हम लोग हमारा खुद का पास्ट समझ सकते हैं। The bipedalism, along with air posture, also changed the position of forum magnum. Forum magnum क्या होता है?
फोरम मैग्नम वो पोजीशन होती है जहां पर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो हमारे स्कल से जुड़ता है ना। तो जब हम लोग क्वाड पेडल थे तब इंसान को तब तब जो हमारा फोरम मैग्नम है वो सिर के पीछे जुड़ा था। एक सेकंड को मेरे को आपको इसकी फोटो दिखानी पड़ी। देखो, जब इंसान क्वाड पेडल था तो सबसे जो लेफ्ट वाली जो है ना वो थी। तो देखो कैसे जो अपना स्पाइनल कॉर्ड है वो हेड के पीछे जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपका आगे का जो चारों बॉडी है वो नीचे की तरफ है ना। कभी आप अगर अपने ऐसे घुटनों पे और अपने दोनों हाथों पे खड़े होते घोड़ा बनते हो तो आप भी देखोगे कि आपको आगे देखने के लिए अपने सिर को ऐसे ऊपर करना पड़ता है। तो अब जो स्पाइनल कॉर्ड है वो आके आपके जो बैक ऑफ द हेड है ना वहां पर आके जुड़ेगा। तो नेचुरली आपका हेड भी वैसे ही होगा, है ना। बट अब जैसे जैसे इंसान बाइपेडल होता गया तब अब इंसान अगर बाइपेडल हो जाएगा और फोरम लाइन का पोजीशन चेंज नहीं होगा तो इंसान ऐसे इसलिए वो ऊपर ही देखता रहेगा। ये तो बहुत ही अजीब हो जाएगा। तो इसीलिए जैसे जैसे इंसान धीरे धीरे बाइपेडल होता गया तो उसने क्या किया, जो फोरम मैग्नम है उसकी पोजीशन भी धीरे धीरे पीछे होती रही। देखो जब इंसान एकदम क्वाड पेडल था तो एकदम पीछे है फोरम मैग्नम की पोजीशन। बट जैसे ही इंसान थोड़ा-सा बाइपेडल हुआ, मतलब जब ये होमो हैबिलिस या होमो इरेक्टस बन गया था, तो होमो इरेक्टस वाले समय में उसको हम होमो इरेक्टस बोलते हैं। इसका मतलब कि ही वाज़ प्राइमरीली बाइपेडल, बट उसका मतलब ये नहीं था कि वो पूरी तरीके से बाइपेडल नहीं था। वो काइंड ऑफ एक मिक्सचर था कि वो कभी-कभी बाइपेडल भी हो सकता है और कभी-कभी वो क्वाडपेडल भी हो सकता है। जैसे कि आपने चिंपैंजीज़ को भी देखा होगा, राइट? चिंपैंजीज़ इन जनरल तो बाइपेडलिज़्म है ना, वो नकल वॉक करते हैं वो लोग, राइट? है ना? इन जनरल तो वो नकल वॉक करते हैं, बट जब वो चाहते हैं तो दे कैन आल्सो स्टैंड ऑन द 2 फीट। सो दे आर नॉट कंप्लीटली क्वाडपेडल, दे आर नॉट कंप्लीटली बाइपेडल, बट दे आर समवेयर इन द मिडल। उसका उनका भी जो फोरम मैग्नम होता है वो वहीं पर होता है। कहीं बीच में, लाइक ना ही एकदम स्कल के बीच में, ना ही स्कल के बेस में। बट देखो, अब जब हम ह्यूमन्स आते हैं, हम लोग 100% बाइपेडल है। हाँ, हम लोग चाहे तो ऐसे अपने घुटना पे और ऐसे हाथ पे खड़े हो सकते हैं, बट दैट इज़ उसमें हम ज़्यादा दूर नहीं चल पाएँगे। दैट इज़ नॉट आवर नेचुरल पोज़ीशन। वो तो बस बिकॉज़ है इसलिए हम लोग कर सकते हैं, दैट्स इट, है ना? इसीलिए हमारा फोरम मैग्नम शिफ्ट होते-होते बेस ऑफ द स्कल, स्कल के नीचे आ चुका है। तो इसलिए हमारा स्कल ऐसे इरेक्ट, राइट? ऐसे इरेक्ट अपने बॉडी के ऊपर रह सकता है और जो अपना नेक है वो और स्पाइनल कॉर्ड है वो पूरे हमारे हेड का वेट को भी हैंडल कर सकता है। फोरम मैग्नम इस तरफ होगा। ठीक है? बिकॉज़ ऑफ द स्ट्रेस ऑफ द माइंड फॉर द टूल इन्वेंशन ह्यूमन ब्रेन साइज इंक्रीज्ड एंड बिकॉज़ ऑफ दैट पेल्विक ओपनिंग अमंग वुमेन आल्सो एनलार्ज्ड, राइट? अब अब देखो, अब क्या हुआ कि अब स्ट्रेस ऑन द माइंड होने लगा, राइट? अब आपको टूल भी बनाने हैं, राइट? आपको अब न्यूट्रिशन भी मिल रहा है ना, राइट? नाउ आपको फिर आपको जो फूड आपने जो हंट किया है उसको आपको बाँटना भी है लोगों में, राइट? इन सब चीज़ों में अब लोगों का दिमाग चलने लगा, है ना? स्ट्रेस बढ़ने लगा दिमाग के ऊपर, न्यूट्रिशन भी मिलने लगा तो क्या हुआ, ब्रेन का साइज़ इंक्रीज़ होने लगा। अब जब ब्रेन का साइज़ इंक्रीज़ होगा तो फिर आपको जो ब्रेन का जो क्या बोलते हैं स्कल है उसका साइज़ इंक्रीज़ होना पड़ेगा, क्योंकि अंदर से ब्रेन इंक्रीज़ होगा, ऊपर स्कल ही इंक्रीज़ नहीं होगा तो फिर मतलब कैसे होगा वो? ब्रेन का साइज़ इंक्रीज़ नहीं हो पाएगा। तो स्कल का साइज़ भी इंक्रीज़ होने लगा। तो जैसे-जैसे स्कल का साइज़ इंक्रीज़ होने लगा, अब आपको पता है ना जब बेबी बॉर्न होता है, सबसे पहले उसका हेड बाहर आता है, उसके बाद उसकी बॉडी पूरी बाहर आती है। जनरली कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उसके पैर बाहर आते हैं, बट वो अ, रेयर केस होता है। हमेशा मोस्टली क्या होता है, बच्चे का पहले हेड बाहर आता है, उसके बाद उसकी बाहर की बॉडी बाहर आती है। तो अब जब स्कल का साइज़ इंक्रीज़ हो गया, तो फिर जो वुमेन का पेल्विक है, वो भी चौड़ा हो गया। तो इसीलिए आप देखोगे कि वुमेन के जो वेस्ट होते हैं, वो ऐसे आगे चौड़े हो थोड़े से जाते हैं। ताकि क्योंकि उनका पेल्विक ओपनिंग जब बड़ा होगा तभी वो बड़े हेड को वहां से निकाल पाएंगे वर्क देते वक्त। इन्वेंशन ऑफ फायर मेड कुक्ड फूड अवेलेबल फॉर ह्यूमंस, है ना, लोग कुक्ड फूड खाने लगे। इससे क्या होने लगा, उनका डाइजेस्टिव ऑर्गन है अपेंडिक्स, राइट? वो सब ऑल्टर होने लगे, राइट? अब लोगों को सेल्यूलोज को डिसॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो अपेंडिक्स क्या होने लगा, इट बिकम्स अ वेस्टिजियल ऑर्गन, राइट? वो खराब होने लगा। अब देखो बायोलॉजिकल फैक्टर
कल्चरल डेवलपमेंट, है ना? देखो, प्रोलॉन्ग इन्फेंट डिपेंडेंसी एनलार्ज द ब्रेन ऑफ मदर चाइल्ड बॉन्ड, है ना? मदर चाइल्ड बॉन्ड क्रिएट हो गया क्योंकि मदर के साथ चाइल्ड मैक्सिमम टाइम मदर के साथ ही रहेगी, मदर घर पे रह रही है तो, है ना? विमेन ऑल्सो गॉट सपोर्ट फ्रॉम मेल पार्टनर्स, है ना? और जो विमेन को अब मेल पार्टनर सपोर्ट मिला जेस्टेशन पीरियड में, उससे मेल विमेन बॉन्डिंग भी इंक्रीज होने लगी, राइट? तो ये सब क्या होगा? कल्चर जैसे डेवलप होने लगा, जैसे फैमिली का कल्चर डेवलप होने लगा, वैसे वैसे बायोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होने लगा लोगों की। इंक्रीज इन ब्रेन साइज, अब इन सब चीजों से जो नए रिलेशन, ये जो नए सोशल डायनामिक्स क्रिएट हो रहे हैं, इस चक्कर में क्या हो गया? ब्रेन साइज भी इंक्रीज होने लगा। ह्यूमन स्टार्ट डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजी, है ना? ह्यूमन नए न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप करने लगा, नए टूल्स डेवलप करने लगा। दैट आल्सो चेंज कल्चर, है ना? वो भी कल्चर को बदलता है। बिकॉज ऑफ डेवलप्ड लैरिंग्स, वोकल कॉर्ड डेवलप्ड अमंग ह्यूमंस दैट इम्प्रूव लैंग्वेज इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, है ना? और क्योंकि लैंग्वेज डेवलप हो गया, है ना? वोकल कॉर्ड्स डेवलप हो गए, है ना? उसके कारण क्या हो गया? लैंग्वेज डेवलप हो गया और ड्यू टाइम के साथ वो भाषा बन गया। अभी के लिए इतना ही करते हैं। आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में